दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों मार्गदर्शन एनसीईआरटी श्रृंखला में आज की वीडियो में आप पढ़ेंगे 11वीं कक्षा के राजनीति विज्ञान भारत का संविधान सिद्धांत और व्यवहार का अध्याय 5 विधायिका। इस अध्याय में देखिए हम परिचय सबसे पहले जानते हैं। हम भारत में चुनाव का महत्व और चुनाव के लिए अपनाई गई प्रक्रिया का अध्ययन पिछले अध्यायों में कर चुके हैं और आप जानते हैं कि भारत में चुनाव किस प्रकार से होते हैं और चुनाव की आवश्यकता क्यों पड़ती हैं। आप जानते हैं दोस्तों कि विधायिकाएं जनता द्वारा निर्वाचित होती हैं और जनता के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करती हैं। और इस अध्याय में हम पढ़ेंगे कि निर्वाचित विधायिकाएं अपना काम कैसे करती हैं और लोकतांत्रिक सरकार को बनाए रखने में कैसे मदद करती हैं। भारत में संसद और राज्यों की विधायिकाओं की संरचना और कार्य और सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि लोकतांत्रिक शासन में उनके महत्व के बारे में अध्ययन करेंगे। इस अध्याय के अध्ययन से हम क्या क्या चीज़ें जानेंगे। विधायिका का क्या महत्व है, संसद के कार्य और शक्तियाँ क्या हैं, कानून कैसे बनता है, संसद कार्यपालिका को कैसे नियंत्रित करती है और संसद अपने ऊपर कैसे नियंत्रण करती है, इन सब के बारे में। दोस्तों सबसे पहला प्रश्न जो है, हमें संसद क्यों चाहिए। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि संसद की आवश्यकता क्या है या हमें संसद क्यों चाहिए। विधायिका या व्यवस्थापिका केवल कानून बनाने वाली संस्था नहीं है। इसके अनेक महत्वपूर्ण कार्यों में से कानून बनाना भी एक कार्य है। ये सभी लोकतांत्रिक राजनीतिक प्रक्रियाओं का केंद्र है और संसद में बहुत से दृश्य देखने को मिलते हैं। सदन में बहस, बहिर्गमन, विरोध प्रदर्शन, सर्वसम्मति, सरोकार और सहयोग आदि इसे अत्यंत जीवंत रखते हैं। ये सभी बहुत ही महत्वपूर्ण उद्देश्यों को पूरा करते हैं। दरअसल वास्तविक प्रतिनिधित्व वाली कुशल और प्रभावी विधायिका के बिना सच्चे लोकतंत्र की कल्पना नहीं की जा सकती है। विधायिका या व्यवस्थापिका जो होती है दोस्तों, ये जनप्रतिनिधियों का जनता के प्रति उत्तरदायित्व सुनिश्चित करती है। ये वास्तव में प्रातिनिधिक लोकतंत्र का आधार है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, संसद जो होती है वो विधायकों यानी जो विधि का निर्माण करने वाले लोगों की संस्था है। लोकतंत्र में जबकि राज्यों का बड़ा आकार है, जनसंख्या अधिक है, सभी लोगों द्वारा कानून बनाना आसान या संभव नहीं है। ऐसे में लोग अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से कानून बनाने का कार्य करते हैं और प्रातिनिधिक लोकतंत्र का आधार यही है कि लोग अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से लोकतंत्र में शासन करते हैं। लेकिन इसके बावजूद अधिकांश लोकतंत्रों में कार्यपालिका के मुकाबले विधायिकाएं अपना महत्व खोती जा रही हैं। भारत में भी मंत्रिमंडल नीति निर्माण की पहल करता है, शासन का एजेंडा तय करता है और उसे लागू करता है। इसमें कुछ आलोचकों को यह कहने का मौका मिल गया कि संसद का ह्रास हो रहा है, लेकिन अत्यंत शक्तिशाली मंत्रिमंडल को भी विधायिका में बहुमत की आवश्यकता होती है और एक सशक्त नेता को भी संसद का सामना करना पड़ता है और संसद को अपने जवाबों से संतुष्ट करना पड़ता है। ये हमें संसद की लोकतांत्रिक क्षमता का एहसास कराता है। यह वाद विवाद का सबसे लोकतांत्रिक और खुला मंच है और अपनी संरचनात्मक विशेषता के कारण यह सरकार के अन्य सभी अंगों में सबसे ज़्यादा प्रातिनिधिक है। फिर भी इसके पास सरकार यानी कार्यपालिका का चयन करने और उसे बर्खास्त करने की शक्ति भी है। तो एक तरह से देखा जाए तो विधायिका दोस्तों, ये कहा जाए कि विधायिका की शक्तियों में ह्रास हो रहा है, संसद की शक्तियों में ह्रास हो रहा है, ये महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि कोई भी कार्यपालिका जो संसद सदस्यों से ही गठित होती है उसे संसद का विश्वास प्राप्त करना होता है। दोस्तों कुछ रिपोर्ट हैं, देखिए इसमें रिपोर्ट को आप पढ़ के आप बताइए कि कैसे कार्यपालिका को नियंत्रित करने में विधायिका सफल या असफल रही है। देखिए दोस्तों 28 फरवरी 2002 को केंद्रीय वित्त मंत्री जसवंत सिंह ने केंद्रीय बजट प्रस्ताव में 50 किलोग्राम यूरिया खाद की बोरी की कीमत 12 रुपये बढ़ाने तथा 2 अन्य खाद्यों के दामों में भी कुछ वृद्धि करने के प्रस्ताव की घोषणा की। इससे खाद के दामों में 5% वृद्धि हुई और यूरिया खाद के वर्तमान मूल्य 4,830 रुपये प्रति टन पर 80% सब्सिडी है। इसके अलावा 11 मार्च में
2002 में विपक्ष के जबरदस्त विरोध के कारण वित्त मंत्री को खाद के दामों की वृद्धि के प्रस्ताव को वापस लेने पड़ा। 4 जून 1998 को लोकसभा में यूरिया खाद और पेट्रोलियम पदार्थों के दामों में वृद्धि को लेकर विवादास्पद स्थिति बन गई। पूरे विपक्ष ने सदन से बहिर्गमन किया और इस मुद्दे पर सदन में 2 दिनों तक गर्मागर्मी रही। वित्त मंत्री ने अपने बजट प्रस्ताव में यूरिया खाद के दामों में मात्र 50 पैसे प्रति किलोग्राम की वृद्धि का प्रस्ताव किया था, जिसमें उस पर सब्सिडी कम की जा सके, और इस विरोध के परिणाम स्वरूप वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा को मूल्य वृद्धि के प्रस्ताव को वापस लेना पड़ा। 22 फरवरी 1883 की एक घटना है कि एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए आज लोकसभा ने सर्वसम्मत से सरकारी कामकाज को स्थगित करने और असम पर बहस को प्राथमिकता देने का निर्णय लिया। और गृह मंत्री पीसी सेठी ने बयान दिया, असम में रहने वाले सभी समुदायों और समूहों के बीच सद्भाव कायम करने के लिए मैं अलग अलग विचार और नीतियों से प्रतिबद्धता रखने वाले आप सभी सदस्यों का सहयोग चाहता हूँ। ये समय विवाद का नहीं वरन घाव पर मरहम लगाने का है। और इसके अलावा एक देखिए द हिंदू का 3 मार्च 1985 का रिपोर्ट है कि लोकसभा में कांग्रेस सदस्यों ने आंध्र प्रदेश में हरिजनों के उत्पीड़न के प्रति विरोध जताया। तो ये कार्यपालिका के कार्य हैं और दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है, और आप देख सकते हैं इन सभी रिपोर्ट्स में कि किस प्रकार से जो है कार्यपालिका पर संसद का अंकुश रहा और सरकार को लिए गए फैसले भी वापस लेने पड़े। दोस्तों एक बात ये बनती है कि आप जानते हैं कि संसद में 2 सदन हैं, लोकसभा और राज्यसभा। प्रश्न ये उठता है कि संसद में 2 सदनों की ज़रूरत क्यों है। हमारी राष्ट्रीय विधायिका का नाम संसद है, राज्यों की विधायिकाओं को विधानमंडल कहा जाता है। भारतीय संसद में 2 सदन हैं और जब किसी विधायिका में 2 सदन होते हैं तो उसे द्विसदनात्मक विधायिका कहते हैं। भारतीय संसद के एक सदन को राज्यसभा यानी उच्च सदन और दूसरे सदन को लोकसभा यानी निम्न सदन कहा जाता है। दोस्तों संविधान ने राज्यों को एक सदनात्मक या द्विसदनात्मक विधायिका स्थापित करने का विकल्प दिया गया है और वर्तमान में केवल 6 राज्यों में ही द्विसदनात्मक विधायिका है। द्विसदनात्मक विधायिका में पहले एक सदन को निम्न सदन को दोस्तों विधानसभा और उच्च सदन को विधान परिषद कहते हैं। आप जानते हैं कि भारत विविधताओं से युक्त देश है और ये जो ऐसे देश होते हैं प्रायः द्विसदनात्मक राष्ट्रीय विधायिका चाहते हैं ताकि वे अपने समाज के सभी वर्गों और देश के सभी क्षेत्रों या भागों को समुचित प्रतिनिधित्व दे सकें। द्विसदनात्मक विधायिका का एक और लाभ है कि संसद के प्रत्येक निर्णय पर दूसरे सदन में पुनर्विचार हो जाता है। इसके अलावा एक सदन द्वारा लिया गया जो निर्णय होता है दोस्तों, देखिए एक सदन द्वारा लिया गया प्रत्येक निर्णय दूसरे सदन के निर्णय के लिए भेजा जाता है। इसका मतलब ये है कि प्रत्येक विधेयक जो भी विधेयक होता है और नीति पर 2 बार विचार होता है। इसमें अच्छा क्या होता है कि हर मुद्दे को 2 बार जांचने का मौका मिलता है और यदि एक सदन जल्दबाजी में कोई निर्णय ले लेता है तो दूसरे सदन में बहस के दौरान उस पर पुनर्विचार संभव हो पाता है। दोस्तों संविधान सभा के वाद विवाद खंड में पूर्णिमा बनर्जी जो कि संविधान सभा की सदस्य थीं, उनका कहना है कि उच्च सदन पुनर्विचार करने के उपयोगी काम को अंजाम दे सकता है और इसके विचारों का तो महत्व हो सकता है पर मतों का नहीं। जो लोग सक्रिय राजनीति की उठापटक से दूर हैं वे निचले सदन की सलाह दे सकते हैं। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और अभी हमने संसद द्विसदनात्मक विधायिका की बात किया, उसमें देखिए वर्तमान में जो 6 राज्यों की बात की गई है कि 6 राज्यों में विधान परिषद हैं। वो कौन कौन से राज्य हैं? इसमें आंध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश, ये 6 राज्य हैं जिनमें वर्तमान में विधानसभा के साथ साथ विधान परिषद भी है। दोस्तों देखिए राज्यसभा के बारे में आइए अब हम जानते हैं। राज्यसभा दोस्तों संसद का उच्च सदन है। संसद के प्रत्येक सदन में प्रतिनिधित्व के आधार अलग अलग हैं। राज्यसभा क्या है? राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है राज्यसभा और इसका निर्वाचन अप्रत्यक्ष विधि यानी इनडायरेक्ट विधि से होता है। किसी राज्य के लोग राज्य की विधानसभा के सदस्यों को चुनते हैं, आप जानते हैं, जिनको विधायक कहा जाता है, और फिर राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य जो होते हैं वो राज्यसभा के सदस्यों को चुनते हैं। द्वितीय सदन जिसको राज्यसभा कहा जाता है, इसमें प्रतिनिधित्व के लिए 2 सिद्धांतों का प्रयोग किया जा सकता है।
एक तरीका ये हो सकता है कि देश के सभी क्षेत्रों को असमान आकार और जनसंख्या के बावजूद द्वितीय सदन में समान प्रतिनिधित्व दिया जाए। और दूसरा तरीका ये हो सकता है कि देश के विभिन्न क्षेत्रों को उनकी जनसंख्या के अनुपात में असमान प्रतिनिधित्व दिया जाए, यानी द्वितीय सदन में ज़्यादा जनसंख्या वाले क्षेत्रों को ज़्यादा और कम जनसंख्या वाले क्षेत्रों को कम प्रतिनिधित्व प्राप्त हो। तो ये दो व्यवस्थाएं उच्च सदन में हो सकती हैं। अमेरिका की बात करें तो अमेरिका का जो द्वितीय सदन है, जिसको सीनेट कहा जाता है, उसमें प्रत्येक राज्य को समान प्रतिनिधित्व दिया गया है और ये सभी राज्यों में समानता स्थापित करता है। लेकिन इसका अर्थ ये भी है कि छोटे राज्यों को बड़े राज्यों के बराबर ही प्रतिनिधित्व मिलेगा, जबकि हमारी राज्यसभा के लिए अमेरिकी प्रतिनिधित्व प्रणाली से अलग तरीका अपनाया गया है। संविधान की चौथी अनुसूची में प्रत्येक राज्य से निर्वाचित होने वाले सदस्यों की संख्या निर्धारित की गई है और ये जनसंख्या के आधार पर है। दोस्तों, इसमें देखा जाए तो एक समान प्रतिनिधित्व राज्यों का नहीं है हमारे राज्यसभा में। यदि हम राज्यसभा में प्रतिनिधित्व के लिए अमेरिका के समान प्रतिनिधित्व प्रणाली का प्रयोग करें तो क्या होगा? देखिए दोस्तों, लगभग 19 करोड़ 98 लाख जनसंख्या वाले उत्तर प्रदेश को 6.10 लाख जनसंख्या वाले सिक्किम के बराबर ही प्रतिनिधित्व मिलेगा। और संविधान निर्माता ऐसी विसंगति से बचना चाहते थे। यहाँ ज़्यादा जनसंख्या वाले राज्य को अधिक और कम जनसंख्या वाले राज्यों को कम प्रतिनिधित्व दिया गया है हमारे राज्यसभा में। इस प्रकार ज़्यादा जनसंख्या वाले उत्तर प्रदेश को 31 और छोटे तथा कम जनसंख्या वाले सिक्किम को राज्यसभा में 1 सीट दी गई है। ये भी एक तरह से दोस्तों समानता की ही बात करता है, क्योंकि ज़्यादा जनसंख्या वाले राज्य को ज़्यादा प्रतिनिधित्व और कम जनसंख्या वाले को कम प्रतिनिधित्व। दोस्तों, राज्यसभा के सदस्यों को 6 वर्ष के लिए निर्वाचित किया जाता है। उन्हें दोबारा निर्वाचित किया जा सकता है। राज्यसभा के सभी सदस्य अपना कार्यकाल एक साथ पूरा नहीं करते और नियम ये है कि प्रत्येक 2 वर्ष पर राज्यसभा के 1/3 सदस्य अपना कार्यकाल पूरा करते हैं और इन 1/3 सीटों के लिए चुनाव होते हैं। इस तरह राज्यसभा कभी भी पूरी तरह भंग नहीं होती है, इसलिए इसे संसद का अस्थायी सदन कहा जाता है। दोस्तों, इस व्यवस्था का लाभ ये है कि जब लोकसभा भंग होती है और चुनाव होने बाकी होते हैं, तब भी राज्यसभा की बैठक बुलाई जा सकती है और जो भी जरूरी मामले हैं उनको निपटाया जा सकता है। इसके अलावा दोस्तों, निर्वाचित सदस्यों के अतिरिक्त राज्यसभा में 12 मनोनीत सदस्य होते हैं, जिनको साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा के क्षेत्र में विशेष उपलब्धि हासिल होती है। ऐसे लोगों को राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में मनोनीत किया जाता है। यहाँ पर आइए देखते हैं दोस्तों, जर्मनी की द्विसदनात्मकता कैसी है। अमेरिका और भारत की आपने देख ली। जर्मनी में विधायिका द्विसदनात्मक है। दोनों सदनों को बुंदेसटैग या फेडरल असेंबली कहा जाता है और बुंदेसरैट या फेडरल काउंसिल कहा जाता है। देखिए दोस्तों, असेंबली का चुनाव प्रत्यक्ष और समानुपातिक प्रतिनिधित्व की एक मिलीजुली जटिल प्रक्रिया से 4 वर्ष के लिए होता है। जर्मनी के 16 संघीय राज्यों की फेडरल काउंसिल में प्रतिनिधित्व प्राप्त होता है और बुंदेसरैट को 69 सीटें राज्यों में जनसंख्या के अनुपात में बांट दी जाती हैं। ये सभी सदस्य समान रूप से राज्य सरकार में मंत्री होते हैं और उनका चुनाव नहीं होता, वरन वे राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। जर्मनी के कानून के अनुसार इन सभी सदस्यों को एक टीम की भांति अपने राज्य सरकार के निर्देशों के अनुसार वोट देना होता है। कभी कभी राज्यों में गठबंधन सरकार होने पर इन सदस्यों में सहमति नहीं बन पाती, तब वे मतदान में भाग नहीं ले पाते। बुंदेसरैट सभी कानूनी प्रस्तावों पर मतदान नहीं करती, लेकिन वे सभी नीतिगत मुद्दे जिन पर संघीय राज्यों को समवर्ती शक्तियां प्राप्त हैं और जिन विषयों में संघीय निर्देशों को लागू कराने की जिम्मेदारी राज्य सरकारों पर हो, वे सभी मुद्दे बुंदेसरैट द्वारा पारित होने चाहिए और बुंदेसरैट ऐसे विधेयकों को वीटो भी कर सकती है। तो देखिए, भारत और अमेरिका से अतिरिक्त जर्मनी की संसद में एक अलग प्रक्रिया अपनाई गई है। आइए देखते हैं दोस्तों, यहाँ पर ये लड़का कह रहा है मुझे समझ में नहीं आता कि खिलाड़ी, कलाकार और वैज्ञानिकों को मनोनीत करने का प्रावधान क्या है, वे किसका प्रतिनिधित्व करते हैं और क्या वे वास्तव में राज्यसभा की कार्रवाई में कुछ खास योगदान दे पाते हैं। तो बिल्कुल दोस्तों, ये ऐसे लोग होते हैं जिनको अपने क्षेत्र का विशेष अनुभव होता है और उस क्षेत्र में वो जनता के कल्याण के लिए कार्य कर सकते हैं। इसीलिए साहित्य, कला, विज्ञान और समाज सेवा के क्षेत्र से जो है
विशिष्ट योग्यता प्राप्त और अनुभव प्राप्त व्यक्तियों को राज्यसभा में मनोनीत किया जाता है। अब आइए जो है दोस्तों लोकसभा के बारे में, संसद के एक सदन लोकसभा के बारे में जानते हैं। दोस्तों लोकसभा और राज्यों की जो विधानसभा होती है उनके लिए जनता सीधे सदस्यों को चुनती है। इसको डायरेक्ट इलेक्शन या प्रत्यक्ष निर्वाचन कहते हैं। लोकसभा चुनाव के लिए पूरे देश को, विधानसभा चुनाव के लिए किसी राज्य को लगभग समान जनसंख्या वाले निर्वाचन क्षेत्रों में बांट दिया जाता है। प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र से एक प्रतिनिधि चुना जाता है। चुनाव सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर होता है और प्रत्येक व्यक्ति के मत का मूल्य दूसरे व्यक्ति के मत के मूल्य के बराबर होता है। इस समय लोकसभा के 543 निर्वाचन क्षेत्र हैं और ये जनसंख्या 1971 की जनगणना से चली आ रही है। आप जानते हैं कि लोकसभा के लिए जो सदस्य होते हैं उनको 5 वर्ष के लिए चुना जाता है, लेकिन यदि कोई दल या दलों का गठबंधन सरकार नहीं बना पाता है या प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को लोकसभा भंग कर नए चुनाव कराने की सलाह देते हैं तो लोकसभा को 5 वर्ष से पहले भी भंग किया जा सकता है। दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है, हमने राज्यसभा और लोकसभा की संरचना देख ली किस प्रकार से होती है। अब प्रश्न ये उठता है कि संसद करती क्या है, विधायिकाओं के कार्य क्या हैं, क्या संसद दोनों सदनों के कार्य, संसद के दोनों सदनों के कार्य बराबर हैं, क्या दोनों सदनों की शक्तियों में कोई फर्क है। तो इन सब बातों के बारे में आइए जानते हैं। देखिए दोस्तों, कानून बनाने के अलावा संसद के अन्य अनेक कार्य हैं। इन कार्यों के बारे में आइए जान लेते हैं कौन कौन से कार्य हैं। पहला तो ये है विधायी कामकाज। संसद पूरे देश के लिए किसी भाग के लिए कानून बनाती है। कानून बनाने वाली सर्वोच्च संस्था होने के बावजूद संसद प्रायः कानूनों को केवल स्वीकृति देने मात्र का काम करती है। विधेयकों को तैयार करने का वास्तविक काम किसी मंत्री के निर्देशन में नौकरशाही करती है। विधेयक का उद्देश्य और संसद में उसे प्रस्तुत करने का समय मंत्रिमंडल तय करता है। कोई भी महत्वपूर्ण विधेयक बिना मंत्रिमंडल की स्वीकृति के संसद में पेश नहीं किया जाता और संसद के अन्य निजी सदस्य भी कोई विधेयक प्रस्तुत कर सकते हैं, पर बिना सरकार के समर्थन के ऐसे विधेयकों का पास होना संभव नहीं है। दूसरा कार्य कार्यपालिका पर नियंत्रण और उसका उत्तरदायित्व सुनिश्चित करना। तो ये संसद का सबसे महत्वपूर्ण कार्य कार्यपालिका यानी जो सरकार का एक जो सेंट्रल, ये मान लीजिए ये जो सर्किल है ये संसद है, इसमें कई जो हैं सांसद शामिल होते हैं और ये जो केंद्रीय भाग है इसको कार्यपालिका की, जिसको कि सरकार कहा जाता है। तो कार्यपालिका पर नियंत्रण रखने का कार्य संसद द्वारा किया जाता है। और दोस्तों और एक बात और है कि जनता के प्रति उसका उत्तरदायित्व है कि नहीं, जिस जनता ने उसे चुना है उसके बारे में भी कार्यपालिका पर नियंत्रण संसद स्थापित करती है। इसके अलावा वित्तीय कार्य हैं, सरकार को बहुत से काम करने पड़ते हैं, इन कामों पर धन खर्च होता है। ये धन कहाँ से आता है, तो आप जानते हैं प्रत्येक सरकार जो होती है कर वसूली के द्वारा अपने संसाधनों को बढ़ाती है, लेकिन लोकतंत्र में संसद कराधान तथा सरकार द्वारा धन के प्रयोग पर नियंत्रण रखती है और यदि भारत सरकार कोई नया कर या प्रस्ताव लाए तो उसे संसद की स्वीकृति लेनी पड़ती है। संसद की वित्तीय शक्तियां उसे सरकार के कार्य के लिए धन उपलब्ध कराने का अधिकार देती हैं और सरकार को अपने द्वारा खर्च किए गए धन का हिसाब और प्रस्तावित आय का विवरण संसद को देना पड़ता है। और दोस्तों संसद ये भी सुनिश्चित करती है कि सरकार न तो गलत खर्च करे और न ही ज़्यादा खर्च करे। संसद ये सब बजट और वार्षिक वित्तीय विवरण वक्तव्य के माध्यम से करती है। तो संसद जो है बहुत ही सारे कार्य करती हैं। यहाँ पर देखिए दोस्तों एक कार्टून है, संसद एक हाकिम है और यहाँ मंत्रीगण बड़े दीनहीन लग रहे हैं। विभिन्न मंत्रालयों को धन आवंटित करने की संसद की यह शक्ति का ही परिणाम है। दोस्तों संसद जो है देखिए विधायी कार्यपालिका पर नियंत्रण, वित्तीय कार्यों के अलावा प्रतिनिधित्व यानी रिप्रेजेंटेशन का कार्य करती है। ये देश के विभिन्न क्षेत्रीय, सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक समूहों के अलग अलग विचारों का प्रतिनिधित्व करती है। इसके अलावा ये महत्वपूर्ण बहस का मंच है। संसद देश में वाद विवाद का सर्वोच्च मंच है और विचार विमर्श करने की उसकी शक्ति पर कोई अंकुश नहीं है। सदस्यों को किसी भी विषय पर निर्भीकता से बोलने की स्वतंत्रता है। इसमें संसद राष्ट्र के समक्ष आने वाले हर एक मुद्दे का विश्लेषण कर पाती है
और ये विचार विमर्श हमारी लोकतांत्रिक निर्णय प्रक्रिया की आत्मा है। इसके अलावा दोस्तों संसद के अन्य कार्यों में देखिए संवैधानिक कार्य, निर्वाचन संबंधी कार्य और न्यायिक कार्य भी हैं। संवैधानिक कार्यों में संसद के पास संविधान में संशोधन करने की शक्ति है। संसद के दोनों सदनों की शक्तियां जो हैं एक समान हैं। प्रत्येक संविधान संशोधन का संसद के दोनों सदनों के द्वारा विशेष बहुमत से पारित होना जरूरी है। दूसरी चीज़ ये कि निर्वाचन संबंधी कार्य और संसद चुनाव संबंधी कार्य करती है। संसद सदस्यों के द्वारा राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। इसके अलावा न्यायिक कार्य अगर जो देखे जाएं तो भारत के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और उच्च न्यायालयों और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाए जाने के प्रस्तावों पर विचार करने का कार्य संसद के न्यायिक कार्य के अंतर्गत आता है। अब आइए देखते हैं दोस्तों राज्यसभा की शक्तियाँ। तो आप जानते हैं कि संसद द्वारा किए जाने वाले जब काम आप देखते हैं तो द्विसदनात्मक विधायिका में दोनों सदनों की शक्तियों में कुछ अंतर होता है। और आप जानते हैं कि लोकसभा और राज्यसभा जो हमारे यहाँ संसद के दो सदन हैं उनके शक्तियों और कार्यों में थोड़ा सा अंतर है। हालांकि दोनों ही सदन कानून बनाने का या कानून निर्माण का कार्य करते हैं, लेकिन आइए दोनों की शक्तियों में कुछ अंतर जो हैं उसको देख लेते हैं। लोकसभा की शक्तियों में देखिए संघ सूची और समवर्ती सूची के विषयों पर कानून बनाती है, धन विधेयक और सामान्य विधेयकों को प्रस्तुत और पारित करती है। लेकिन राज्यसभा जो है ये सामान्य विधेयकों पर विचार कर उन्हें पारित करती है और धन विधेयकों में संशोधन प्रस्तावित करती है। और कोई ज़रूरी नहीं है दोस्तों कि धन विधेयक में राज्यसभा द्वारा किया गया जो संशोधन है वो माना ही जाए। लोकसभा कर प्रस्तावों, बजट और वार्षिक वित्तीय विवरणों को स्वीकृति देती है और राज्यसभा संवैधानिक संशोधनों को पारित करती है। लोकसभा दोस्तों प्रश्न पूछकर, पूरक प्रश्न पूछकर, प्रस्ताव लाकर और अविश्वास प्रस्ताव के माध्यम से कार्यपालिका को नियंत्रित करती है। और इसी प्रकार राज्यसभा भी प्रश्न पूछकर, संकल्प और प्रस्ताव प्रस्तुत करके कार्यपालिका पर नियंत्रण करती है। लोकसभा संविधान में अमेंडमेंट या संशोधन करती है और राज्यसभा का भी संशोधन में महत्वपूर्ण कार्य है। इसके अलावा आपातकाल की घोषणा को स्वीकृति देने का कार्य लोकसभा द्वारा किया जाता है और राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव में भागीदारी राज्यसभा भी करता है और उन्हें सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने का कार्य में राज्यसभा समान भागीदार है। उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव केवल राज्यसभा में ही लाया जाता है। और दोस्तों लोकसभा समिति और आयोगों का गठन करती है और उनके प्रतिवेदन पर विचार करती है और राज्यसभा संसद को राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार दे सकती है। तो ये आपने तुलनात्मक अध्ययन किया लोकसभा और राज्यसभा के बारे में। दोस्तों राज्यसभा की कुछ विशेष शक्तियां भी हैं, इनके बारे में भी जानना जरूरी है। दोस्तों आप जानते हैं कि राज्यसभा राज्यों का प्रतिनिधित्व करने वाली संस्था है। इसका उद्देश्य राज्य के हितों का संरक्षण करना है, इसलिए राज्य के हितों को प्रभावित करने वाला प्रत्येक मुद्दा इसकी सहमति और अस्वीकृति के लिए भेजा जाता है। उदाहरण के लिए यदि केंद्र सरकार राज्य सूची के किसी विषय जिस पर केवल राज्य की विधानसभा कानून बना सकती है उसको राष्ट्रहित में संघीय सूची या समवर्ती सूची में हस्तांतरित करना चाहे तो उसमें राज्यसभा की स्वीकृति आवश्यक है। बहुत ही महत्वपूर्ण है। राज्य सूची के किसी विषय पर केंद्र सरकार द्वारा कानून बनाना जरूरी है तो राज्यसभा की स्वीकृति आवश्यक है और इस प्रावधान से राज्यसभा की शक्ति बढ़ती है। लेकिन अनुभव के आधार पर तो यही लगता है कि राज्यसभा के सदस्य अपने राज्यों से अधिक अपने अपने दलों के प्रतिनिधित्व करते हैं, जबकि ये उसकी संकीर्णता है। लोकसभा की कुछ विशेष शक्तियां। तो दोस्तों लोकसभा की कुछ ऐसी शक्तियां हैं जिसका प्रयोग केवल लोकसभा ही कर सकती है। कौन कौन सी चीज़ें? पहला तो है धन विधेयक के बारे में। धन विधेयक केवल लोकसभा में ही प्रस्तुत किए जा सकते हैं, उसे संशोधित या अस्वीकृत कर सकती है वही, लेकिन मंत्रिपरिषद केवल लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, राज्यसभा के प्रति नहीं। राज्यसभा सरकार की आलोचना कर सकती है लेकिन उसे हटा नहीं सकती है। तो ये लोकसभा की कुछ विशेष शक्तियाँ थीं। दोस्तों राज्यसभा को जनता नहीं बल्कि विधायक चुनते हैं। राज्यसभा की शक्तियों में कुछ अंतर इसलिए होता है कि राज्यसभा को जनता सीधे नहीं बल्कि विधायकों द्वारा चुने जाते हैं राज्यसभा सदस्य, इसलिए संविधान ने राज्यसभा को लोकसभा के बराबर शक्तियां नहीं दी हैं। संविधान द्वारा अपनाई गई लोकतांत्रिक व्यवस्था में जनता के पास अंतिम शक्ति या अंतिम सत्ता होता है
और इस तर्क के अनुसार जनता के द्वारा प्रत्यक्ष विधि से निर्वाचित प्रतिनिधियों के पास ही सरकार को हटाने और वित्त पर नियंत्रण रखने की शक्ति होनी चाहिए। इसके अतिरिक्त सामान्य और संवैधानिक विधेयकों को पारित करने, राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने और उपराष्ट्रपति को हटाने आदि के संबंध में लोकसभा और राज्यसभा की शक्तियां समान हैं। अब आइए सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा कि विधायिका के बारे में हमने जाना कि विधायिका कानूनों का निर्माण करती है। इसके अलावा इसके अन्य कार्य भी हैं। तो आइए देखते हैं संसद कानून कैसे बनाती है। दोस्तों, संसद का प्रमुख कार्य अपने जनता के लिए कानून बनाना है। कानून बनाने के लिए एक निश्चित प्रक्रिया अपनाई जाती है। कानून बनाने की विधियों में से कुछ का उल्लेख संविधान में किया गया है, लेकिन कानून बनाने की कुछ विधियां कालक्रम में लगातार पालन किए जाने के कारण स्वीकार कर ली गई हैं। कानून बनाने की प्रक्रिया में कोई विधेयक होता है, उसको कई अवस्थाओं से गुजरना पड़ता है। इन अवस्थाओं पर गौर करें तो आपको पता चलेगा कि कानून बनाने की प्रक्रिया तकनीकी रूप से कठिन है। प्रस्तावित कानून के प्रारूप को विधेयक कहते हैं और विधेयक कई तरह से हो सकते हैं। देखिए दोस्तों, जनता की इच्छा जो होती है वो किस प्रकार से कोई समिति या रिपोर्ट जनता की इच्छा देती है। इस सदन की रिपोर्ट को स्वीकार या अस्वीकार करना होता है। देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है। विधेयक समिति रिपोर्ट देती है जनता की इच्छा को, और विधेयक जो होता है ये अलग, अगर धन विधेयक नहीं हो तो किसी एक सदन में पेश किया जाता है। विधेयक समिति के पास भेजा जाता है, उस पर सदन में चर्चा होती है, समिति रिपोर्ट देती है और सदन इस रिपोर्ट को स्वीकार या अस्वीकार करता है। सदन में विधेयक पर विस्तृत चर्चा होती है और इस चर्चा के फलस्वरूप विधेयक या तो पारित होता है या रद्द होता है, और उसके बाद पारित होने के बाद दूसरे सदन में भेजा जाता है। दूसरा सदन या तो इसे मंजूरी देता है या इस पर सुझाव भेजता है, और ज़रूरत पड़ने पर दोस्तों संसद की संयुक्त बैठक बुलाई जाती है। राष्ट्रपति विधेयक को मंजूरी देता है। दोनों सदनों से पारित होने के बाद राष्ट्रपति उस विधेयक को मंजूरी देता है या फिर उसे पुनर्विचार के लिए लौटा देता है, और अगर जो वो मंजूरी दे देता है लोकसभा और राज्यसभा द्वारा पारित कानूनों पर, विधेयकों पर, तो वो विधेयक कानून यानी अधिनियम के रूप में स्थापित हो जाता है। दोस्तों, आप जानते हैं कि मंत्री के अतिरिक्त कोई सदस्य विधेयक पेश करे तो ऐसे विधेयक को निजी सदस्यों का विधेयक कहते हैं, और मंत्री के द्वारा प्रस्तुत विधेयक को सरकारी विधेयक कहा जाता है। विधेयक जिन चरणों से पारित होता है उसके आइए जो क्रम है उसको देख लेते हैं। विधेयक के जो विभिन्न प्रकार होते हैं, सरकारी विधेयक क्या है और निजी विधेयक क्या है, आपने जान लिया। सरकारी विधेयक मंत्री द्वारा प्रस्तुत विधेयक होता है, निजी सदस्यों द्वारा प्रस्तुत विधेयक होता है। इसके अलावा कुछ विधेयक गैर वित्त विधेयक होते हैं और कुछ वित्त विधेयक होते हैं। गैर वित्त विधेयक में सामान्य विधेयक होते हैं और एक संविधान संशोधन विधेयक होते हैं। तो ये विधेयक के कुछ प्रकार रहे। दोस्तों, संसद में विधेयक प्रस्तुत किए जाने से पहले इस बात पर काफ़ी बहस होती है कि उस विधेयक की क्या ज़रूरत है। कोई राजनीतिक दल अपने चुनावी वायदों को पूरा करने या आगामी चुनाव को जीतने के इरादे से किसी विधेयक को प्रस्तुत करने के लिए सरकार पर दबाव डाल सकता है। अनेक हित समूह, मीडिया और नागरिक संगठन भी किसी विधेयक को लाने के लिए सरकार पर दबाव डाल सकते हैं। इसलिए कानून बनाना केवल एक विधायी प्रक्रिया ही नहीं बल्कि राजनीतिक प्रक्रिया भी है। विधेयक बनाने में अनेक बातों का ध्यान रखना पड़ता है, जैसे कानून को लागू करने के लिए जरूरी संसाधनों को कहाँ से लाया जाएगा, विधेयक का कितना समर्थन और विरोध होगा, प्रस्तावित कानून में सत्तारूढ़ दल की चुनावी संभावनाओं पर क्या प्रभाव पड़ेगा, और ख़ास तौर से जब गठबंधन सरकार हो तो सरकार द्वारा प्रस्तावित विधेयक को गठबंधन के सभी घटक दलों का भी समर्थन मिलेगा कि नहीं, इस पर भी चर्चा होती है और इन व्यवहारिक बातों की उपेक्षा नहीं की जा सकती। दोस्तों, कानून बनाने का निर्णय लेने से पहले मंत्रिमंडल इन सभी बातों पर विचार करती है। अगला चरण ये होता है कि जब एक बार मंत्रिमंडल उस नीति को स्वीकृति दे देता है जिस पर कानून आधारित होता है, तब विधेयक का प्रारूप बनाने का कार्य शुरू होता है। विधेयक जिस मंत्रालय से संबद्ध होता है वही मंत्रालय उसका ड्राफ्ट या प्रारूप बनाता है। उदाहरण के लिए, लड़कियों के विवाह की उम्र यदि 18 वर्ष से बढ़ाकर 21 वर्ष करनी है तो इसका प्रारूप विधि मंत्रालय बनाएगा। इसमें महिला और बाल कल्याण मंत्रालय की भी भागीदारी हो सकती है।
दोस्तों यहाँ पर देखिए, संसद के किसी भी सदन, लोकसभा या राज्यसभा में कोई भी सदस्य इस विधेयक को पेश कर सकता है, कोई बाध्यता नहीं है। जिस विषय का विधेयक हो उस विषय से जुड़ा मंत्री ही अक्सर विधेयक पेश करता है। किसी धन विधेयक को केवल लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जाता है और लोकसभा में पारित होने के बाद उसे राज्यसभा में भेज दिया जाता है। दोस्तों, जो विधेयक प्रस्तुत किया जाता है उस पर विचार विमर्श अधिकतर संसदीय समितियों में होता है। समिति की सिफारिशों को संसद में भेज दिया जाता है और इन समितियों में सभी संसदीय दलों को प्रतिनिधित्व प्राप्त होता है। इसी कारण ये जो समितियां होती हैं इनको लघु विधायिका भी कहा जाता है। ये कानून निर्माण की प्रक्रिया का दूसरा चरण है। तीसरे और अंतिम चरण में विधेयक पर मतदान होता है। जब कोई सामान्य विधेयक एक सदन द्वारा पारित कर दिया जाता है तब उसे दूसरे सदन में भेज दिया जाता है। दूसरे सदन में भी वह इसी प्रक्रिया से गुजरता है। आप जानते हैं, किसी विधेयक को लागू होने के लिए इसका दोनों सदनों में पास होना जरूरी है, लेकिन यदि प्रस्तावित विधेयक पर दोनों सदनों के बीच मतभेद हो तो उसे संसद के संयुक्त अधिवेशन के माध्यम से सुलझाने का प्रयास किया जाता है। दोस्तों, पहले जब कभी भी ऐसे मतभेदों को सुलझाने के लिए संसद का संयुक्त अधिवेशन बुलाया गया, निर्णय हमेशा ही लोकसभा के फेवर में गया है। लेकिन दोस्तों, हर विधेयक के बारे में स्थिति तो ठीक है, लेकिन धन विधेयक या मनी बिल के मामले में राज्यसभा उसे या तो स्वीकार कर सकती है या संशोधन प्रस्तावित कर सकती है, लेकिन वह धन विधेयक को अस्वीकार नहीं कर सकती। यदि राज्यसभा में 14 दिनों तक उस पर कोई निर्णय न ले तो उसे राज्यसभा के द्वारा पारित मान लिया जाता है। और विधेयक के बारे में राज्यसभा द्वारा प्रस्तावित संशोधनों को लोकसभा मान भी सकती है और नहीं भी मान सकती है। तो सामान्य विधेयकों के से अतिरिक्त जो धन विधेयक होता है उसकी स्थिति अलग होती है और धन विधेयक केवल लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जाता है। अनुच्छेद 109 देखिए, धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रक्रिया। धन विधेयक राज्यसभा में पेश नहीं किया जाएगा। जब कोई विधेयक संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित कर दिया जाता है तब उसका जो अंतिम चरण है वो है राष्ट्रपति की स्वीकृति। विधेयक दोनों सदनों द्वारा पारित होने पर राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए भेजा जाता है और राष्ट्रपति की स्वीकृति के बाद वह विधेयक कानून बनता है। अब आइए इस मुद्दे पर बात करते हैं कि संसद कार्यपालिका को कैसे नियंत्रित करती है। हमने पहले देखा कि कार्यपालिका पर नियंत्रण का कार्य संसद का होता है, लेकिन ये कैसे करती है उसको जानना जरूरी है। दोस्तों, यहाँ पर देखिए, जिस दल या दलों के गठबंधन को लोकसभा में बहुमत प्राप्त होता है उसी के सदस्यों को मिलाकर संसदीय लोकतंत्र में कार्यपालिका बनती है। संभव है कि बहुमत की ताकत पाकर यह कार्यपालिका अपनी शक्तियों का मनमाना प्रयोग करने लगे और ऐसी स्थिति में संसदीय लोकतंत्र मंत्रिमंडल की तानाशाही में बदल सकता है, जिसमें मंत्रिमंडल जो कहेगा सदन को वही मानना पड़ेगा। जब संसद सक्रिय और सचेत होगी तभी वह कार्यपालिका पर नियमित और प्रभावशाली नियंत्रण रख सकेगा। संसद अनेक विधियों का प्रयोग कर कार्यपालिका को नियंत्रित करती है, लेकिन इसके लिए जरूरी है कि सांसदों और विधायकों को जनप्रतिनिधियों के रूप में प्रभावी और निर्भीक रूप से काम करने की शक्ति और स्वतंत्रता हो। उदाहरण के लिए, विधायिका में कुछ भी कहने के बावजूद किसी सदस्य के विरुद्ध कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की जा सकती। इसे संसदीय विशेषाधिकार कहते हैं। विधायिका के अध्यक्ष को संसदीय विशेषाधिकार के हनन के मामले में अंतिम निर्णय लेने की शक्ति होती है। दोस्तों, ऐसे विशेषाधिकारों का उद्देश्य ये है कि सांसद और विधायक अपनी जनता का ठीक से प्रतिनिधित्व करें, कार्यपालिका पर प्रभावी नियंत्रण रखें। और संसद ये नियंत्रण कैसे करती है, किन साधनों का प्रयोग करती है, क्या कार्यपालिका की ज्यादतियों पर संसदीय नियंत्रण सफल है, इसके बारे में आइए जानते हैं। दोस्तों, संसद पर नियंत्रण के कई साधन हैं। संसदीय लोकतंत्र में विधायिका अनेक स्तरों पर कार्यपालिका की जवाबदेही को सुनिश्चित करने का काम करती है। ये नीति निर्माण, कानून या नीति को लागू करने, कानून या नीति के लागू होने के बाद वाली अवस्था यानी किसी भी स्तर पर किया जा सकता है। विधायिका ये काम कई तरीकों से करती है: बहस और चर्चा, कानूनों को स्वीकृत या अस्वीकृत करके, वित्तीय नियंत्रण स्थापित करके और अविश्वास प्रस्ताव द्वारा। बहस और वाद विवाद में दोस्तों, कानून निर्माण करने की प्रक्रिया में विधायिका के सदस्यों को कार्यपालिका द्वारा बनाई गई नीतियों और उसके क्रियान्वयन के तरीकों पर बहस करने का अवसर मिलता है। विधेयक पर परिचर्चा के अतिरिक्त संसद में सामान्य वाद विवाद भी विधायिका को कार्यपालिका पर नियंत्रण करने का अवसर मिलता है।
इसमें कुछ ऐसे अवसर होते हैं जिसमें जो है कार्यपालिका पर आसानी से नियंत्रण लगाया जाता है। इसमें प्रश्नकाल, शून्यकाल, आधे घंटे की चर्चा, स्थगन प्रस्ताव शामिल हैं। प्रश्नकाल संसद के अधिवेशन के समय प्रतिदिन प्रश्नकाल आता है, जिसमें मंत्रियों को सदस्यों के तीखे प्रश्नों का जवाब देना पड़ता है। शून्यकाल, इसमें सदस्य किसी भी महत्वपूर्ण मुद्दे को उठा सकते हैं, पर मंत्री उसका उत्तर देने के लिए बाध्य नहीं है। और लोकहित के मामले में आधे घंटे की चर्चा और स्थगन प्रस्ताव आदि, ये सभी दोस्तों कार्यपालिका पर नियंत्रण के संसद द्वारा अपनाए गए साधन हैं। दोस्तों देखिए, प्रश्नकाल सरकार की कार्यपालिका और प्रशासकीय एजेंसियों पर निगरानी रखने का सबसे प्रभावशाली तरीका है। संसद के सदस्यों ने प्रश्नकाल में गहरी रुचि दिखाई है और इस समय सदन में सबसे ज़्यादा उपस्थिति रहती है। ज़्यादातर प्रश्न लोक अभिहित यानी लोक हित के विषयों पर, मूल्य वृद्धि, अनाज की उपलब्धता, समाज के कमज़ोर वर्गों के विरुद्ध अत्याचार, दंगे, कालाबाजारी आदि पर सरकार से सूचनाएं मांगने के लिए होते हैं। इसमें सदस्यों को सरकार की आलोचना करने और अपने निर्वाचन क्षेत्र की समस्याओं को उठाने का अवसर मिलता है। प्रश्नकाल के दौरान वाद विवाद इतने तीखे हो जाते हैं कि अनेक सदस्यों को अपनी बात रखने के लिए प्रायः ऊंची आवाज़ में बोलना, अध्यक्ष के आसन के पास चले जाना और सदन से बहिर्गमन करने जैसी घटनाएं देखी जाती हैं। इनमें सदन का समय बहुत बर्बाद हो जाता है, लेकिन इसी के साथ हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि ये कदम सरकार से रियायत प्राप्त करने के राजनीतिक तरीके हैं और इससे कार्यपालिका का उत्तरदायित्व सुनिश्चित होता है। एक मुद्दा कानूनों को स्वीकृति या अस्वीकृति देना है। दोस्तों, कानूनों को मंजूर करना या नामंजूर करने का अधिकार भी संसद के पास होता है। इसके अधिकार के द्वारा संसद कार्यपालिका पर नियंत्रण करती है। कोई भी विधेयक संसद की स्वीकृति के बाद ही कानून बन पाता है और जिस सरकार को विधायिका में मनमाफिक बहुमत होता है, उसके लिए संसदीय स्वीकृति प्राप्त करना कठिन नहीं, लेकिन ये मानकर नहीं चला जा सकता कि ये स्वीकृति मिल ही जाएगी। इस सहमत के लिए शासक दल या गठबंधन के विभिन्न सदस्यों अथवा सरकार के विपक्ष के बीच गंभीर मोल तोल और समझौते होते हैं। यदि सरकार के पास लोकसभा में बहुमत है, राज्यसभा में न हो, जैसा 1977 में जनता पार्टी और 2000 में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकारों के दौरान हुआ था, तब संसद के दोनों सदनों की स्वीकृति प्राप्त करने के लिए सरकार को काफ़ी रियायतें देनी पड़ती है और अनेक विधेयकों, मसलन लोकपाल विधेयक, आतंकवाद निरोधक विधेयक को राज्यसभा ने अस्वीकृत कर दिया। एक प्रकार जो है कार्यपालिका पर नियंत्रण रखने का फाइनेंशियल कंट्रोल या वित्तीय नियंत्रण है। दोस्तों, सरकार के कार्यक्रमों को लागू करने के लिए वित्तीय संसाधनों की व्यवस्था बजट के द्वारा होती है और संसदीय स्वीकृति के लिए बजट बनाना, उसे पेश करना सरकार की संवैधानिक जिम्मेदारी है। इस जिम्मेदारी के कारण विधायिका को कार्यपालिका के खजाने पर नियंत्रण रखने का अवसर मिलता है और सरकार के लिए संसाधन स्वीकृत करने से विधायिका मना कर सकती है। ऐसा इसलिए नहीं हो पाता क्योंकि कार्यपालिका को विधायिका में बहुमत प्राप्त होता है। फिर भी धन स्वीकृत करने से पहले लोकसभा सरकार द्वारा पैसे मांगने के कारणों पर चर्चा कर सकती है। वो भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक और संसद के लोक लेखा समिति की रिपोर्ट के आधार पर धन के दुरुपयोग के मामलों की जांच कर सकती है। लेकिन संसदीय नियंत्रण का एकमात्र उद्देश्य सरकारी धन के सदुपयोग को सुनिश्चित करना नहीं होता है। वित्तीय नियंत्रण द्वारा विधायिका सरकार की नीतियों पर नियंत्रण रखती है। एक और तरीका है अविश्वास प्रस्ताव। तो संसद द्वारा कार्यपालिका को उत्तरदायी बनाने का सबसे सशक्त हथियार अविश्वास प्रस्ताव है। लेकिन जब तक सरकार को अपने दल अथवा सहयोगी दलों का बहुमत प्राप्त हो, तब तक सरकार को हटाने की सदन की यह शक्ति वास्तविक कम, काल्पनिक ज़्यादा होती है। लेकिन सन 1989 के बाद दोस्तों, अपने प्रति सदन के विश्वास के कारण अनेक सरकारों को त्यागपत्र देना पड़ा। इनमें प्रत्येक सरकार ने लोकसभा का विश्वास खोया क्योंकि वह अपने गठबंधन के सहयोगी दलों का समर्थन बनाए न रख सकी। इस प्रकार संसद कार्यपालिका को प्रभावी ढंग से नियंत्रित कर सकती है और एक उत्तरदायी सरकार का होना सुनिश्चित कर सकती है, परंतु इसके लिए जरूरी है कि सदन के पास पर्याप्त समय हो, सदस्य बहस में रुचि रखते हों और उनमें प्रभावशाली ढंग से भाग लें और सरकार तथा विपक्ष में आपस में समझौता करने की इच्छा हो। पिछले 2 दशकों में लोकसभा और राज्य विधानसभा के अधिवेशनों तथा इसमें होने वाले बहस पर खर्च किए जा रहे समय में उत्तरोत्तर गिरावट आई है। इसके अतिरिक्त संसद के दोनों सदनों में गणपूर्ति यानी कोरम का अभाव और विपक्ष द्वारा अधिवेशनों के बहिष्कार जैसी समस्याएं भी हैं, जिससे वाद विवाद के द्वारा कार्यपालिका को नियंत्रित रखने की जो है सदन की शक्ति प्रभावित हुई है।
दोस्तों देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है संसदीय समितियों का कार्य। संसदीय समितियां पार्लियामेंट्री कमेटी ये का क्या कार्य करती हैं? दोस्तों विभिन्न विधायी कार्यों के लिए समितियों का गठन संसदीय कामकाज के लिए महत्वपूर्ण पहलू है। ये समितियां केवल कानून बनाने में ही नहीं, वरन सदन के दैनिक कार्यों को भी अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। क्योंकि संसद केवल अपने अधिवेशन के दौरान ही बैठती है, इसलिए उसके पास अत्यंत सीमित समय होता है। किसी कानून को बनाने के लिए उससे जुड़े विषय का गहन अध्ययन करना पड़ता है। इसके लिए उस पर ज़्यादा ध्यान और समय देने की ज़रूरत पड़ती है। इसके अतिरिक्त और भी महत्वपूर्ण कार्य होते हैं, जैसे विभिन्न मंत्रालयों के अनुदान मांगों का अध्ययन, विभिन्न विभागों के द्वारा किए गए खर्चों की जांच, भ्रष्टाचार के मामलों की पड़ताल आदि। संसदीय समितियां ये सब कार्य करती हैं। 1983 से भारत में संसद की अस्थायी समितियों की प्रणाली विकसित की गई है। विभिन्न विभागों से संबंधित ऐसी 20 समितियां हैं। अस्थायी समितियां विभिन्न विभागों के कार्यों, उनके बजट, खर्चे और उनसे संबंधित विधेयकों की देखरेख करती हैं। यहाँ पर देखिए, संसद के 50 वर्ष। तुम्हें संसद से संबंधित कोई सवाल तो नहीं करना है। बताइए, पिछले 50 वर्षों में संसद से कुल कितने वॉकआउट हुए? तो ये पूछा जा रहा है। सरकार से विरोध दर्ज कराने का एक आम तरीका है सदन से वॉकआउट करना। क्या यह काम ज़रूरत से ज़्यादा हुआ है? तो बिल्कुल हुआ है, और ये एक तरह से सरकार के कार्यों को बाधित करने का भी तरीका है। अस्थायी समितियों के अतिरिक्त अपने देश में संयुक्त संसदीय समितियों का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है, और इन समितियों में संसद के दोनों सदनों के सदस्य होते हैं। संयुक्त संसदीय समितियों का गठन किसी विधेयक पर संयुक्त चर्चा अथवा वित्तीय अनियमितताओं की जांच के लिए किया जाता है। समितियों की इस व्यवस्था ने संसद का कार्यभार हल्का कर दिया है। अनेक महत्वपूर्ण विधेयकों को समितियों को भेजा जाता है। संसद ने समितियों के द्वारा किए गए काम में छिटपुट बदलाव करके उसको मंजूरी दी। कानूनी नज़रिए से देखें तो संसद की मंजूरी के बिना बजट पास हो सकता है और न ही कोई विधेयक कानून बन सकता है। लेकिन ये बात भी सच है कि समितियों द्वारा दिए गए सुझावों को संसद शायद ही कभी नामंजूर करती है। दोस्तों, एन.वी. गाडगिल संविधान सभा के सदस्य रहे। इनका कहना है कि विधायिका की प्रकृति ऐसी है कि उस पर मात्र प्रक्रिया संबंधी बंधन है, किंतु सारतः उस पर कोई बंधन नहीं है। संसद या विधायिका की संप्रभुता पर कोई सीमा नहीं बांधी गई है। एक प्रश्न और लास्ट में ये आता है कि संसद स्वयं को कैसे नियंत्रित करती है। दोस्तों, यहाँ इस बच्ची के मन में भी सवाल है कि क्या कानून बनाने वालों पर भी कुछ कानून लागू होते हैं? तो हम जानते हैं कि संसद बहस मुबाहिसे का मंच होता है। बहस के जरिए संसद अपने सभी जरूरी काम को अंजाम देती है। ये सार्थक और अनुशासित ढंग से होना जरूरी है, ताकि संसद की कार्रवाई आसानी से चले और उसकी गरिमा बनी रहे। खुद संविधान में संसद की कार्रवाई को सुचारू ढंग से चलाने के लिए प्रावधान बनाए गए हैं, और सदन का अध्यक्ष विधायिका की कार्रवाई के मामले में सर्वोच्च अधिकारी होता है। यहाँ पर देखिए, एक कार्टून है। इसमें कह रहे हैं लोग कि वॉकआउट नहीं, आउट किए गए हैं, और इन सदस्यों ने वॉकआउट नहीं किया है, इन्हें अध्यक्ष ने बाहर निकाला है। और जब कोई सांसद या विधायक जो है सदन में अभद्रता करता है, संसदीय जो नियम है उनका पालन नहीं करता है, तो उससे रुष्ट होकर अध्यक्ष को बाहर करना पड़ता है इन सदस्यों को। दोस्तों, एक और तरीके से सदन का अध्यक्ष अपने सदस्यों के व्यवहार को नियंत्रित करता है। आपने शायद दल बदल निरोधक कानून के बारे में सुना होगा, और 1985 के जो है दल बदल निरोधक कानून 52वां संविधान संशोधन 1985 था। दोस्तों, विधायिका के अधिकतर सदस्य किसी न किसी दल के टिकट पर चुने जाते हैं। यदि चुने जाने के बाद वे अपनी पार्टी छोड़ना चाहें तो क्या होगा? स्वतंत्रता के काफ़ी समय बाद तक ये समस्या बनी रही। इसलिए दलों में इस बात पर आम सहमत बनी कि किसी दल के टिकट पर निर्वाचित विधायक या सांसद को दल बदल से रोका जाना चाहिए। इसके लिए 1985 में संविधान का 52वां संविधान संशोधन किया गया। इसे दल बदल निरोधक कानून कहते हैं। इसके बाद 91वें संविधान संशोधन द्वारा दोबारा संशोधित किया गया, और सदन का अध्यक्ष दल बदल से संबंधित विवादों पर अंतिम निर्णय लेता है। और यदि यह सिद्ध हो जाए कि किसी सदस्य ने दल बदल किया है, तो उसके सदन की सदस्यता समाप्त की जाती है। और इसके अतिरिक्त ऐसे दल बदलू को किसी भी राजनीतिक पद जैसे मंत्री के लिए अयोग्य घोषित कर दिया जाता है। दल बदल क्या है? तो दोस्तों, यदि कोई सदस्य अपने दल के नेतृत्व के आदेश के बावजूद सदन में उपस्थित न हो,
दल के निर्देश के विपरीत सदन में मतदान करे अथवा स्वेच्छा से दल की सदस्यता का त्यागपत्र कर दे तो उसे दल बदल कहा जाता है। विगत 20 वर्षों का अनुभव बताता है कि दल बदल निरोधक कानून दल बदल को रोकने में पूरी तरह सफल नहीं हुआ है, लेकिन इसने किसी दल के प्रधान नेता और अध्यक्षों को विधायिका के सदस्यों के विरुद्ध अतिरिक्त शक्तियां प्रदान की हैं। दोस्तों आइए निष्कर्ष, इस अध्याय का निष्कर्ष देखते हैं। देखिए, संसद की कार्रवाई का आपने टेलीविज़न का आंखों देखा प्रसारण देखा है। आपको सदन में इंद्रधनुष की तरह रंग बिरंगी वेशभूषाएं दिखाई देंगी जो देश के विभिन्न क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करती हैं। सदन की कार्रवाई के दौरान सदस्य भिन्न भिन्न भाषाएं बोलते हैं। वे विभिन्न जाति, धर्म और संप्रदाय से आते हैं। वे प्राय एक दूसरे का प्रबल विरोध करते हैं। अनेक अवसरों पर ऐसा लगता है कि वे देश का समय और धन बर्बाद कर रहे हैं, लेकिन यही सांसद कार्यपालिका को प्रभावी ढंग से नियंत्रित भी कर सकते हैं। वे हमारे समाज के विभिन्न वर्गों के हितों को भी अभिव्यक्त कर सकते हैं और अपनी खास बनावट, दोस्तों देखिए, अपनी खास बनावट और अपनी खास बनावट के कारण वो क्या करते हैं, ऐसे जो लोग होते हैं वो एक तो विविधता को दर्शाते हैं और ये सरकार के सभी अंगों में सबसे ज़्यादा प्रतिनिध्यात्मक है और संसद में विभिन्न सामाजिक पृष्ठभूमि वाले सदस्यों की मौजूदगी होती है। इससे संसद ज़्यादा प्रतिनिध्यात्मक हो जाती है। इस कारण संसद जनता की इच्छाओं के अनुरूप चलती और जनता की आकांक्षाओं के प्रति संवेदनशील होकर काम करती है। संसदीय लोकतंत्र में जनता की इच्छाओं का प्रतिनिधित्व करने वाली यह विधायिका अत्यंत शक्तिशाली और उत्तरदायी संस्था है और यही संसद की लोकतांत्रिक शक्ति का आधार है। दोस्तों, आप जानते हैं कि संसद या जो प्रतिनिधियों की शक्ति है वो जनता के द्वारा मिलती है और लोकतंत्र में संसद और कानून बनाने वाले जो प्रतिनिधि हैं उनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है, क्योंकि इन्हीं के माध्यम से जनता अपने भाव, विचार, मनोभाव, अपनी आकांक्षाएं अभिव्यक्त करती है। तो दोस्तों, ये था एनसीईआरटी राजनीति विज्ञान 11वीं कक्षा के राजनीति विज्ञान, भारत का संविधान, सिद्धांत और व्यवहार का अध्याय 5 विधायिका। ये अध्याय आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विस को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।